डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 132 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 133 मुलाहिज़ा फरमाएं। और तुम किन दुश्मनों की बात कर रहे हो? इन्हें खुद अपनी पड़ चुकी है। खुमैरा की तो इन्हें कोई खबर तक नहीं है। रूमी ने तल्ख लहजे में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और दिल में तहैया कर लिया कि अब अगर रूमी ने एक लफ्ज़ भी ऐसा वैसा कहा तो मैं उसे वापस होटल तारिक के पास भेज दूंगा। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इस बार इस्तकबालिया डेस्क पर एक स्मार्ट सी लड़की थी। मुझे हेड वेट्रेस मिस सुशीला से मिलना है। मैं फौरन अपना मुद्दा जुबान पर ले आया। वो तो एक हफ्ते की छुट्टियों पर हैं। आज इन्हें छठा दिन है। परसों शायद वो ड्यूटी ज्वाइन कर लें। लड़की ने बताया। क्या आप एक फेवर दे सकती हैं मुझे? जी बोलें। अब मुझे सुशीला के घर का पता दे दें। मुझे उनसे जरूरी। जी नहीं, सॉरी। लड़की ने मेरी बात काट कर इस बार संजीदगी से कहा। हम किसी अजनबी को, और वो भी बगैर इजाजत, इनकी रहायशगाह का पता नहीं बताते। फोन नंबर कहते नहीं। इस्तकबालिया गर्ल ने नफे में सर हिला दिया। आप ऐसा करें, परसों आ जाएं। इस दौरान वो किसी और की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं अंदर ही अंदर खोलता वहीं खड़ा रहा। काउंटर छोड़ दें प्लीज। लड़की मुझे अपनी जानिब ऐसी नजरों से घूरता पाकर कदरे तल्खी से बोली। इनकी रुखाई पर मेरा जी तो चाहा कि वहां चिल्ला चिल्ला कर कह डालूं कि हुमैरा को तुम्हारे ही होटल से अगवा किया गया है और तुम सब इस जुर्म में शामिल हो, मगर मैं ऐसी पोजीशन में नहीं था। क्या ऐसा कह सकता? यूं भी दंगा डालने से हुमैरा की पुरइस्रार गुमशुदगी वाला हिस्सास मामला उलझ सकता था। अब वापस चलो, रूमी ने मुझसे कहा और मुझे तकरीबन बाजू से पकड़े खींचती हुई गेट की तरफ ले गई। अब बार बार इधर आने और बेइज्जती करवाने का कोई फायदा नहीं। रूमी ने होटल से बाहर आकर मुझसे कहा। मैं पहले ही परेशान और भरा बैठा था। अपना नजला उसी पर गिरा दिया। तुम्हारा आखिर मसला क्या है बीबी? क्या? रूमी ने एक झटके से अलग होकर मुझे यूं घूरा जैसे मेरा दिमाग चल गया हो। तो और क्या? कोई मदद नहीं कर सकती तो कम अज कम चुप ही रहो। मैं झुंझला गया। हैरत की बात है, खुमैरा को तुम्हारी परवाह नहीं और तुम उसके लिए इतना ख्वार हो रहे हो। रूमी ने भी जैसे अपने अंदर की भड़ास निकाली। हम होटल के अहाते से बाहर आ गए थे। जहाँ रिक्शा और टैक्सियां मौजूद थी। इनके ड्राइवर हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से तकने लगे। मुंबई में दिन खूब निकल आया था और गर्मी होने लगी थी। धूप भी तेज थी। हम होटल की एक वसी पार्किंग के शेड तले आ गए। मदद करने वाली कोई बात हो तो करो भी, अंधेरे में हाथ पांव मारने से क्या फायदा? रूमी ने कहा। अच्छा, और जो मिशन के दौरान मैं और तुम हाथ पांव और साथ में दुम भी मारते रहे हैं, वो क्या था? मैंने कहा। दुम नहीं, दम। रूमी ने तस्हीह करना चाही। नहीं, दुम। मैं अड़ गया। ओहो, तुम तो फजूल बहस ही में उलझा देती हो। रूमी चिल्ला की। ये बताओ अब क्या करना चाहते हो? तुमको वापस जाना है तो चले जाओ। मैं यहाँ आया हूं तो अब कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। मैंने अटल लहजे में जवाब दिया। तौबा है, तुम तो लड़ने ही लग जाते हो। वापस जाने का कब कहा है मैंने? तो फिर मुझे परेशान मत करो इस किस्म की मायूसाना बातें करके। चलो कहीं बैठकर आराम से सोचते हैं। बिलाखिर उसने कहा। हम दोनों ही करीबी पार्क में आ गए। एक जगह घने दरख्तों के चारों तले बेंच पर बैठ गए। मेरा इरादा था कि हम लंच के बहाने वहां जाकर किसी वेटर को एतमाद में लेने की कोशिश करते, लेकिन रूमी ने मेरा आइडिया ये कहकर छुटला दिया कि हम अब हेड वेट्रेस सुशीला के हवाले से इस्तकबालिया लड़की की निगाहों में आ चुके हैं। वो हमेशा की नजर से देखेगी। यही नहीं, बकौल रूमी के ही उस नकचड़ी लड़की ने हमारे पीछे आकर बावर्दी दरबानों से भी कुछ कहा था। रूमी मुझसे ज्यादा चौकन्ना रहने वाली लड़की थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर साथ कर लिया। एक आइडिया है ज़हन में। जरा देर बाद रूमी बोली। कौन सा? किसी नेट कैफे में चलते हैं। फेसबुक या किसी मारूफ सोशल मीडिया साइट में होटल मूरत या सुशीला के बारे में कुछ न कुछ मालूम हो सकता है। मुझे उसकी बात पर खुशी हुई कि वो अब संजीदा थी। मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया। स्मार्टफोन और नेट आम होने के सबब आजकल नेट कैफे का भी रवाज खत्म हो चला था। हम किसी निचली सतह की आबादी वगैरह में उसकी उम्मीद थी। लिहाजा पूछते पाछते हम एक करीबी नेट कैफे में जा घुसे। रूमी ने अपनी आईडी से फेसबुक खोला। सुशीला को सर्च किया तो नीचे ठेरो नाम आ गए। एक ही का डेटा देखना मुश्किल था। सुशीला के साथ एम्प्लॉय होटल मूरत लिखा। तब कहीं जाकर कुछ वाजे हुआ। स्टाफ में जाकर सुशीला की तस्वीर आ गई। क्या यही है वो? रूमी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। यही होगी। मैंने इसकी सूरत नहीं देख रखी। मैंने जवाब दिया। नीचे इसका डेटा क्या कहता है? होटल मूरत की हेड वेट्रेस। रूमी बोली। लेकिन इसकी पर्सनल डिटेल नहीं ओपन हो रही है। अरे ठहरो। रूमी एकदम चौंक कर बोली।
इसका कॉन्टैक्ट नंबर? ओ क्या हुआ? नंबर होटल मूरत ही का है। उम्मीद की किरण बुझ गई। इसके बाद रूमी ने मजीद चंद एक मारूफ सोशल मीडिया की साइट में भी इसे सर्च करने की कोशिश की थी, मगर वहां भी बात नहीं बनी। हम कैफे मालिक को पे करके बाहर आके, हमसे गलती हो गई, हमें होटल मूरत में पहले एक कमरा लेना चाहिए था, रूमी बोली। मेरा भी यही ख्याल था, मगर अब इस मकसद के लिए दोबारा जाना मुनासिब नहीं होगा। एक तरकीब है, मैंने पुरसोच लहजे में कहा। बताओ। हम चंद घंटे बाद अंदर जाएंगे, तब तक उस नकचढ़ी लड़की की ड्यूटी बदल जाएगी और कोई वहां दूसरा, वो भी वही जवाब देगा जो वो नकचढ़ी हमें जवाब दे चुकी है। रूमी मेरी बात काट कर बोली, इस होटल की पॉलिसी यही होगी। फिर थोड़ी देर बाद रूमी किसी ख्याल के तहत बोली, सैफ एक बात बताओ, हम सुशीला से मुलाकात के लिए इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि वो हुमैरा के मुतालिक तुम्हें कोई सही खबर दे सकती है? मायूसी और एक तशवीश अमेज परेशानी से और एक हाथ से अपनी पेशानी मसलने लगा। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा और रूमी की नर्म और मेहरबान आवाज सुनाई दी, सैफ हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम हुमैरा का सुराग लगा कर ही रहेंगे। मैंने सर उठाकर रूमी की तरफ देखा। उसने शायद मेरी आंखों में हल्की सी नमी देख ली थी। जो हाथ उसने मेरे कांधे पर रखा था, उसके हल्के जोर पर उसने अपने करीब कर लिया और बेतकल्लुफी से बोली, यार तुम तो इतनी सी बात पर रो पड़े। ये इतनी सी बात नहीं है, मैंने होले से कहा। मैं जानती हूं ये कम वक्त मोहब्बतें इतनी सी बात नहीं हुआ करती। मुझे उसका लहजा अजीब सा लगा। मैं अपने घुटे घुटे आंसुओं को भूल कर उसकी तरफ देखने लगा। वहां मुझे अथाह खामोशी में छुपी किसी शुरीदा सर हलचल की तुंदही महसूस हुई। रूमी ने मुझे तख्ता पाकर जैसे एकदम खुद को संभाला और जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, क्यों ना कमांडो एक्शन किया जाए? तुम्हारा मतलब है? मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अंदर जाकर किसी वेटर को काबू करके इसकी गर्दन दबोच कर सुशीला के बारे में पूछ लेते हैं। वक्त की बचत और किस्सा भी खत्म। मुझे रूमी की यह तजवीज़ अच्छी लगी। हम पब्लिक पार्क से बाहर आ गए, पैदल ही होटल मूरत की जानिब आए और इसके गिर्द एक चक्कर लगाने के बाद इसकी पिछली जानिब एक और खसूसी पार्किंग एरिया में आ गए। ये होटल मूरत की अंडरग्राउंड पार्किंग थी और गालिबन इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो यहाँ अर्जी अकामत इख्तियार किए हुए थे। हम अंदर दाखिल हुए। वहाँ नीले और जर्द रंग के वर्दीपोश कार्ड मौजूद थे। इन्होंने यही समझा कि हम अपनी गाड़ी निकालने आए हैं। शुक्र था कि हमें रोका नहीं गया। हम ढलान के रास्ते से नीचे आ गए और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगे। वो रहा अंदर जाने का जीना। रूमी ने एक जानिब इशारा किया। दीवार से एक जीना दो बल खाकर एक दरवाजे पर जाता दिखाई दिया। हम दोनों उस तरफ बढ़ गए। दरवाजे की पेशानी पर यह लिखकर खबरदार किया गया था कि अमले के सिवा किसी गैर मुतलका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं। मैं दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और जरा अंदर को धकेला। वो खुल गया। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। यहाँ एक बड़ा सा हाल था। बड़े बड़े गोल सतून बने हुए थे। दीवारों और संगी सतूनों का रंग मैला सा हो रहा था। जब हमारे नथनों से पकवानों की बू टकराई तो अंदाजा हुआ कि इसके साथ कोई बड़ा सा होटल का बावर्ची खाना मुल्हिक है। खाने वगैरह पकने की खुशबू इस वजह से आ रही थी और माहौल भी कुछ धुआं धुआं सा हो रहा था। हम गिरदो पेज पर नजर डालते हुए एक अंदाजे से आगे बढ़े। अचानक किसी के बातें करने और कहके लगाने की आवाज पर चौंक पड़े। आवाज की सिमत बाएं जानिब थी। हमने उसी तरफ देखा। वहां आला बला बिखरा पड़ा था। हम दोनों उस तरफ गए और बोरियों के ढेर की आड़ में चले आए। यहाँ खाने पीने से मुतल्लिक अशिया की बोरियां, कार्टन और ना जाने क्या क्या बिखरा पड़ा था। कोई खुला स्टोर था शायद ये। वहीं एक जगह सीमेंट के थड़े पर दो आदमी बैठे नजर आए। इन्होंने डांगरी नुमा लिबास पहन रखे थे। इनके मखसूस लिबासों से मालूम होता था कि ये दोनों बावर्ची अमले से ताल्लुक रखते होंगे। यार सत्तू, ये साली भारी कमर वाली नादिया बड़ी पटाखा है। नीचे से ऊपर तक शराब की लबालब भरी हुई बोतल की तरह है। इनमें से एक अपने साथी से कह रहा था। दोनों सिगरेट भी पी रहे थे। अबे चल यार, ये नादिया भी कोई चीज है? भरी हुई बोतल नहीं, बोरी बोलो बोरी। सत्तू नामी आदमी ने अपने साथी का मजाक उड़ाया। मुझे तो वो दुबली पतली महिला मिस प्रिया अच्छी लगती है। क्या मटक मटक कर चलती है। ये बड़ी बड़ी आंखें और इनमें डूब जाने को जी चाहे। वैसे अपनी ये सुशीला भी कम नहीं। पहले वाले ने फौरन अपनी पसंद बदल डाली, मगर हम दोनों सुशीला के नाम पर चौंक पड़े। हाँ, सुशीला भी कम नहीं, पर यार वो अजीब ही लड़की है, चुपचाप और खामोश सी। मुझे पता है, वो बेचारी शादी के थोड़े दिनों में ही बेवा हो गई थी। ओहो, पहले वाले के मुंह से मुताजफाना बरामद हुआ।
सुना था कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। ओहो, जलने की बू आ रही है, मैं जरा आता हूं, और ख्याल रख सारी बोतल ना खत्म कर देना। सत्तू नामी वो आदमी चला गया। इसका साथी वहां अकेला रह गया था। ये बाद में देखा कि वो सिगरेट ही नहीं बोतल भी पी रहे थे। ये सुशीला के बारे में हमें बताएगा। मैंने रूमी के कान में सरगोशी की। चलो फिर इसे तख्ता मश्क बनाते हैं। रूमी ने भी हामी भर ली, लेकिन इससे पहले हमें अपने चेहरे छुपाने होंगे। मैंने कहा, यह जरूरी भी है, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास कोई कपड़ा या नकाब? रूमी ने सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखा। मेरे पास भी ऐसी कोई शय नहीं है। दफातन मेरी नजर करीब के कोने में रखे मुख्तलिफ साइज के डिब्बों पर पड़ी। ठहरो, मैं रूमी से कहा और उस तरफ को दबे पांव बढ़ गया। करीब से डिब्बों का जायजा लेने लगा। इनमें घी, आटा, दालें, टिश्यू पेपर, पाउडर्स, क्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स और बियर्स वगैरह की कई अशिया थी। वहां से हमने कई क्रीम्स उठाई और अपने चेहरों पर मल ली। कुछ न कुछ गुजारा हो गया था। खैर, हम दोनों रेंगते हुए उसके अक्कम में जा पहुंचे। थड़े के साथ ही वो सतून था जिसके अक्कम में हम दोनों छुपे हुए थे। मैं रूमी बैक वक्त हरकत में आए और बावर्ची को दबोच लिया। बोतल गिरने लगी तो वो मैंने फौरन झपट ली और कुछ सोचकर ऐसे ही थड़े पर रख दी। बावर्ची भी जरा तनुमंद था। लामुहाला वो हमें चोर ही समझा था। उसने मुकाबले की ठान ली और लगा जोर आजमाई करने। रूमी ने अपने घुटने की जरब उसके पेट में लगाई तो वो मुझे लग गई। नतीजे में मैं बुलबुला उठा। मैंने खुद को संभाला और ताक कर एक मुक्का बावर्ची के चेहरे पर मारा, जो उसके बजाय रूमी को लगा। रूमी के हल्क से चीख खारिज होगी और उसके साथ ही बावर्ची ने हमारी हालत जार से गोया हज उठाते हुए कहका बुलंद किया। इसे कहका लगाते पाकर मेरा दिमाग भन्ना गया था। इसका धुंधला खाका मेरे सामने लहराता महसूस हो रहा था। मैं इसकी जानिब लपका, वो एक तरफ को हो गया। रूमी जो मेरा घोंसा लगने के बाद संभाला लेने की कोशिश में थी, मैं उससे जा टकराया। बावर्ची के दूसरे में धक्का उड़ाने वाले कहके ने मेरा दिमाग उड़ा डाला। मैंने अपने बाल नोच डाले और उस पर पिल पड़ा। इस वक्त रूमी ने भी मेरी तकलीद की। हम उसे दबोच कर दूर कोने में ले आए और रूमी ने पिस्तौल भी निकाल लिया था। बावर्ची पिस्तौल को देख कर डर गया। खबरदार, अब दोबारा कहका मारने की कोशिश मत करना, मैंने घूर कर पुरताइश लहजे में उससे कहा। रूमी ने पिस्तौल के नाल उसकी गर्दन में चुभो थी। हम तुम्हें हलाक नहीं करना चाहते, ना ही कोई चोरी करने का इरादा रखते हैं, रूमी ने दुरुस्ती से कहा। हमें सिर्फ हेड वेट्रेस सुशीला का पता दरकार है। चलो जल्दी जवाब दो, मैंने एक हाथ से उसका गला दबोचते हुए पूछा। सुशीला तो छह छुट्टियों पर है, वो बोला। हमें मालूम है, वक्त जाया मत करो, मैं गुर्रा कर बोला। मैंने पता पूछा है और याद रखो, अगर वो गलत साबित हुआ तो बाद में मैं तुम्हारी वो दुर्गत बनाऊंगा कि तुम याद रखोगे। बावर्ची बुज़दिल साबित हुआ। उसे उसका सेल नंबर तो मालूम नहीं था, अलबत्ता जिस इलाके में वो रहती थी वो और मकान नंबर बता दिया। इसे वहीं बांध कर मैं और रूमी बाहर आ गए। जल्दी से टैक्सी की और रेडी बाजार कॉलोनी की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी वाले ने हमें मतलूबा मकान के सामने उतार दिया। हमने उसे किराया दिया और मकान की जानिब मुड़े तो ठिठक कर रुक गए। वहां ताला हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे दिल को घोंसा लगा। मायूसियों के अंधेरों ने मुझ पर गलबा पाना शुरू कर दिया था। यहां तो ताला लगा हुआ है। रूमी बोली। ठहरो, मैं साथ वाले मकान का दरवाजा खटखटा कर पूछता हूं, मैंने कहा। फिर दाएं जानब बने एक मकान के दरवाजे के करीब गया। मैंने बेल पर उंगली रख दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी नमूदार हुआ। उसने पहले मुझे सर से पांव तक देखा और फिर जरा गर्दन मोड़कर रूमी की जानिब जो करीब आ चुकी थी। जी, आपको किससे मिलना है? अधेड़ उम्र आदमी ने खुश्क लहजे में कहा तो मैंने साथ वाले मकान की तरफ इशारा कर तो पूछा, यहाँ एक खातून रहती है सुशीला, क्या बता सकते हैं कि वो कहाँ गई होंगी? सख्त सुशीला, वो जैसे याद करने के अंदाज में बोला। हाँ, याद तो पड़ता है कि यहाँ उस नाम की एक खातून तो रहती थी, मगर पिछले कई दिनों से वो गायब है। गायब है क्या मतलब? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। अरे भाई, मुझे क्या मालूम, गायब है तो गायब है, किसी दूसरे शहर चली गई होगी, अब आगे मुझे नहीं मालूम, कहकर उसने दरवाजा यूं धड़ से बंद किया जैसे मेरे मुंह पर मारा हो। गुस्सा तो मुझे आया मगर उसका कोई फायदा नहीं था। मैं रूमी की जानिब मुड़ा। वो पहले ही मुझे थकी थकी नजर आने लगी थी। आपको सुशीला की क्यों तलाश है? अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई जिसे मैं ही नहीं रूमी भी सुनकर मुड़ी थी। हमारे वक़्त में एक 9 उम्र लड़का खड़ा था, मगर नहीं, उसके हमरा तो 2 उसी की उम्र के और भी लड़के खड़े थे। तखातुब हमसे पहला ही लड़का था। हमें इनसे एक जरूरी काम है, क्या तुम बता सकती हो इनके बारे में? मैंने उम्मीद भरे लहजे में मुस्कुराकर उससे कहा। अंदाज मेरा दोस्ताना ही था। रूमी भी इनकी जानिब उलझी हुई निगाहों से तके जा रही थी। क्या आप दोनों मिस सुशीला के दोस्त हैं? दूसरे लड़के ने सवाल किया।
ऐसा ही समझ लो। शाबाश, अब जल्दी से बता दो वो कहाँ है। मैंने उसकी तरफ कदरे झुक कर कहा तो वो दोनों लड़के भूत भूत चुड़ैल चुड़ैल कहते हुए भाग उठे और देखते ही देखते गली में मुड़कर गायब हो गए। भूत चुड़ैल? मैं उलझे हुए अंदाज में बोल रहा। रूमी हंसने लगी। उसी लहजे में बोली, वो तुम्हें भूत समझ रहे होंगे, इन्होंने चुड़ैल भी कहा था। मैंने घूर कर कहा। पहले वाला लड़का अभी तक खड़ा था। मैं इसकी जानी मुतवज्जा हुआ और दोस्ताना मुस्कुराहट तले बोला, देखो मुझे इसके बारे में बता दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कहते हुए मैंने अपनी जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसने सामने लहरा दिया। उसने वो नोट ललचाई हुई नजरों से देखा, फिर उसे झपट लिया। यूं जैसे लम्हा भर की भी देर हो गई तो वो गायब हो जाएगा या हूं उसे दोबारा अपनी जेब में मुंतकिल कर लूंगा। अब बताओ, मैंने कहा। मेरे साथ आइए, उसने कहा। मैं और रूमी हैरानों परेशान उसके पीछे चल पड़े। वो हमें एक गली से गुजार कर करीब एक उजड़े से पार्क में ले आया। यहाँ रूखी फीकी झाड़ियां और टुंड मुंड से दरख्त नजर आ रहे थे। धूप भी फैली हुई थी। वहां एक सीमेंट की पानी की टैंकी थी जिसके ऊपर सायादार छज्जा था। वो सीदगी के बावजूद वो टैंकी और छज्जा कदरे दुरुस्त हालत में था। वो जादूगरनी जरूर काली गाप गई होगी, लड़के ने बताया। जादूगरनी? काली गाप? मैंने उलझन अमेज हैरत से दुहराया। ये किन बलाओं के नाम है? वो जादूगरनी भी किसी बला से कम नहीं है, लड़का बोला। लड़के, तुम ये क्या ओल फोल बके जा रहे हो? सीधी तरह से बताओ कि मिस सुशीला कहाँ गई है। रूमी ने इस बार सख्त लहजे में लड़के से कहा। बता तो रहा हूं, काली गाप गई होगी। लड़का उसकी डपट से मुतासिर हुए बगैर बोला। लगता था जैसे ये मौजू उसके लिए सदा का दिलचस्प और तजस्सुस अमेज रहा हो। कोई नया जाप शुरू करने? आखिर तुम्हें इसकी क्यों तलाश है? लड़के ने सवाल कर डाला। एक जरूरी काम है हमें उससे, मैंने कहा। अब यह भी बता दो कि काली गाप किस तरफ है और हम वहां इसे कहां तलाश कर सकते हैं। मैं रूमी को उससे मुखातिब होने का कम ही मौका देना चाहता था क्योंकि वो बेजार और उकताई हुई लग रही थी। कहीं गुस्से में लड़के को नाराज ही न कर डाले। काली गाप मुंबई की बड़ी मशहूर जगह है, लड़का बोला। किसी भी टैक्सी या बस में बैठकर आसानी से वहां आप जा सकते हैं। पहोड़ा ब्रिज के करीब बड़े लोगों के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। इसी एक बंगले में वो भी कभी कभी चली जाती है। इस बंगले का नंबर और तफसीली हदूद अरबा बताओ। हदूद अरबा? लड़का उलझ कर बोला। अरे बाबा, तुम नंबर और इस बंगले की कोई पहचान? नंबर S9 है, ब्लॉक B, अलग थलग मकाम पर बना हुआ है और इसकी छत ऊंचे गुंबद की तरह है, जैसे किसी चर्च या मंदिर का होता है। खोड़ा नहर के करीब में उसके ऊंचे कराड़े पर उफ बड़ी पुरस्कार जगह पर है। तुम इस बंगले की इतनी तफसील कैसे मालूम हुई? कहीं तुम हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं करना चाहते? रूमी ने उसे घूर कर कहा। शरारत तो हम चंद दोस्तों ने मैडम सुशीला के साथ की थी, लड़का सीना फुला कर बोला, जिन्हें आप लोगों ने भगा दिया। हमने एक दिन सुशीला का ताकुब किया था, मगर बंगले के अंदर जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो सकी थी। एक डरावनी चीख सुनते ही हम सब वहां से भाग आए थे और फिर कभी हमारे अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो सकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? रूमी ने अचानक पूछा। सुंदरलाल, लड़के ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या तुम दोनों होड़ा ब्रिज कॉलोनी जा रहे हो? सुंदर ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम हमारे लिए दुआ करो। रूमी ने पहली बार प्यार से उसका गाल थपथपाया और उसे जाने का कहा। अचानक मेरी नजर उस बसीदा से पार्क की जनूबी सिम्मत वाली सारखोरदा दीवार पर पड़ी जो टूटकर काफी हद तक गिर चुकी थी। वहां मुझे उस 9 वर्ष लड़के के 2 और साथी दुबके बैठे नजर आए। वो सुंदर को इशारे से बुला रहे थे। मैं और रूमी बाहर आ गए, टैक्सी ली और होड़ा ब्रिज कॉलोनी की जानिब रवाना हो गए। वहां पहुंचकर टैक्सी वाले को किराया देकर फारिग कर दिया। मतलूबा बंगला नहर के किनारे था और ये वाकई अलग थलग मकाम पर और होड़ा नहर के कदरे ऊंचे कराड़े पर बना हुआ था। इसकी छत के एन वस्त में एक मीनार नुमा गुंबद सा बना हुआ दिखाई दे रहा था। इसके चार इतराफ अजीब वजह के तकोनी दरीचे थे जो बंद थे। ये मीनार से ऐसा ही महसूस होता था जैसे अंदर चर्च या मंदिर बना हुआ हो। क्योंकि सुशीला हिंदू औरत थी तो ये कहा जा सकता था कि उसने अंदर मंदिर ही बना रखा होगा। अगरचे हिंदू घरानों में किसी एक कमरे में बड़ा सा ताक और अंदर रखी मूर्तियां, फूल और दिए जलते होते हैं, ताहम फिर भी मुझे यह बंगला अजीब और पुरस्कार सा ही महसूस होने लगा। यहाँ की फिजा भी शहरी जिंदगी से अलग महसूस हो रही थी। कदरे मुजाफात में और एक बड़ी नहर के करीब होने की वजह से यहाँ की आबो हवा मरतूब महसूस हो रही थी। सकून परवर माहौल था, जंगल भी था और कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी। मगर ये गुंजान या खुश्क पहाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि ये पिकनिक हिल स्पॉट था। बार, होटल्स और रेस्टोरेंट सरसब्ज ढलानों पर बने बड़े भले मालूम हो रहे थे। दिलचस्प अंदाज में बने संगी जीनों के जरिए वहां तक पहुंचने का इंतजाम था। बंगले यहाँ अलबत्ता थोड़े थोड़े फासलों पर नजर आ रहे थे।
ज्यादा तर जेर तामीर थे, खाली प्लाट भी थे। लगता ऐसा ही था इस शहर से मुत्तसिल इस इलाके को डेवलप किया जा रहा था। जदीद सहूलियात और ज़रूरियात से मुज़य्यन इस इलाके को देख कर कहा जा सकता था कि एक मॉडर्न विलेज है। बिजली और टेलीफोन की तारों के पोल्स, स्ट्रीट लाइट्स, सभी कुछ नजर आ रहा था। सुशीला के बंगले की जानिब एक सड़क नुमा पुख्ता रविश चाहती थी। सपैर हो चली थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि एक मामूली वेट्रेस का बंगला इतना शानदार और ऐसी मॉडर्न सोसाइटी में भी हो सकता है। रूमी ने तबसरा किया। हम इस वक्त मेन लिंक रोड के किनारे फुटपाथ पर खड़े थे। इस फुटपाथ के साथ साथ पहाड़ियां थी। वो मामूली वेट्रेस कहाँ है? मैंने कहा। एक 5 स्टार होटल की हेड वेट्रेस है। तनख्वाह के अलावा उसकी दूसरी आमदनी भी होती रहती होगी, यानी टिप। हम दोनों इसी तरह बातें करते हुए बंगले के करीब पहुंच गए। एतराफ में सन्नाटा तारी था। कहीं दूर करीब में कोई गाड़ी गुजर जाती तो सन्नाटा थोड़ी देर के लिए मचरू हो जाता। बंगले पर गहरा सकूत था।